गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है सर। माय डियर, हमारा ये सेशन नेट फर्स्ट ग्रेड अदर ग्रेड चल रहा है। पिछली क्लास तक हमने जो डिस्कस किया था आपके तापमान ऊष्मा बजट के बारे में हम कर रहे थे। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट चल रहा था आपका सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। इस प्रकार से पृथ्वी पर सोलर रेडिएशन की प्राप्ति हो, सौर विकिरण की प्राप्ति हो, इस बारे में हमारा। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया है कि इस तरीके से हमने देखा था कि इस तरीके से आपका ये सूर्य है, इसके बीच में, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है उसमें समीपता और दूरी ज़्यादा बढ़ती है। वो कब कब होता है और इससे क्या क्या होता है पृथ्वी, ये भी हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। सौर कलंक के बारे में बताया था कि जब भी आपके सूर्य पर ब्लैक स्पॉट बनेंगे, यानी आपके ठंडी गैस के स्थान बनेंगे, एनर्जी को ज़्यादा जनरेट करते हैं। ज़्यादा जनरेट करते हैं तो आपकी पृथ्वी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करती है। काफ़ी बार आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ष में तापमान ज़्यादा रहता है, पर रीजन यही है सन स्पॉट, जिसे सौर कलंक कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। आगे देखिएगा, यहाँ पर स्थल और जल का प्रभाव क्या होता है। ये आपका मेनली कॉन्सेप्ट है, स्थल और जल वाला। और यहाँ पर आप स्थल और जल के आधार पर भी देख सकते हो इसे। ठीक है माय डियर, कि स्थल और जल पर सूर्य का जो तापमान प्राप्त हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आगे देखिएगा, इसके अलावा भूमि, ढाल, रंग, स्वरूप, इसका भी आपके प्रभाव पड़ता है। पिंकी योगी, आपका भी स्वागत है आज की क्लास में। चलिएगा, यहाँ पर सूर्य तप मंडलों की हम बात कर रहे थे, और पृथ्वी पर 3 मंडल हैं, जिससे निम्न अक्षांशीय आयनवर्ती मंडल कहते हैं, दूसरा आपका मध्य अक्षांशीय मंडल, और तीसरा आपका उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय मंडल कहते हैं। यह हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, और आप पिछली क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, फिर आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। यहां तक मैंने आपको पूरा नोट करवा दिया था कैसे क्या प्रभाव होता है, और यह हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा था जिसमें उच्च अक्षांशीय ध्रुवीय मंडल। ये बेसिकली क्या है कि जब सूर्य का सौर विकिरण आता है तो यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। तिरछी किरणें मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में। इस क्षेत्र में जो तिरछी किरणें पड़ती हैं, इस तरीके से तिरछी किरणें हैं, यहाँ पर सूर्य तप की कम प्राप्ति होती है। तो अगर बेसिकली आप देखोगे तो वर्ष में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम सूर्य तप होता है। इस आधार पर ध्रुवीय क्षेत्रों में आपके 6 मंथ की नाइट होती है और 6 मंथ का आपका डे होता है। सर नमस्ते, नमस्कार डियर, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। चलिएगा, इस क्षेत्र में सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों का अभाव भी देखा जाता है, और सूर्य तप शून्य भी हो जाता है। काफी बार यहाँ पर आप ज्यादातर देखोगे पूरा ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, ऊपर वाला, और सौर विकिरण का भूमध्य रेखा की तुलना में 40 से 42%। अब देखिएगा, मैंने जब आपको बताया था कि जो सूर्य तप प्राप्त हो रहा है पृथ्वी को, उसमें से भूमध्य रेखा पर 100% प्राप्त होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर ऊपर जाओगे, वैसे वैसे आपके सूर्य तप की प्राप्ति है वो कम हो जाएगी, और वहां जाकर तो आपके 40 से कितना रह जाता है। अच्छा, आवाज कम सुनाई दे रही है। हाँ, अब देखिएगा, अब क्या मेरी आवाज आप क्लियरली सुन पा रहे हो। चलिए एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए, एकदम ठीक है पिंकी। अब देखिएगा, तो आपको मैंने ये बताया कि यहाँ पर सूर्य तप शून्य हो जाता है,
तो भूमध्य रेखा पर 100% और इधर इस क्षेत्र में आओगे तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। आपके किसी भी एग्जाम में किसी भी स्तर का क्वेश्चन बनता है, किसी भी एग्जाम, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, ज्योग्राफी से संबंधित है, किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इससे संबंधित यदि कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपसे गलत नहीं हो। पहले देखिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में ज्यादातर जो होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। यहां पर ये आपका सूर्य है और यहां पर ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी अर्थ है। सूर्य से सौर विकिरण आ रहा है पृथ्वी तक और ये जो आपकी अर्थ है, इस अर्थ को ये प्राप्त हो रहा है, ये बात आप समझे। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो अवस्थिति है भाई 15 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है सूर्य से पृथ्वी की, तो उस दूरी के बीच में जो आपका है वो वायुमंडल है। इसका मतलब कि वायु का आवरण है। यहां पर आपका वायुमंडल का विस्तार है पूरा। तो यहां पर आपको क्लियर हुआ कि सर यहां पर वायुमंडल का विस्तार मिलेगा। अब देखिएगा, ये जो आपका वायुमंडल है, इस वायुमंडल से सूर्य की किरणें गुजरती हैं। तो ये आपका यहां पर ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। इसके बीच में जो आपका मंडल है, इसके बीच में जो आपका आवरण है उसे आप वायुमंडल कहते हो। इसके मतलब यह है कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो वायुमंडल से होकर गुजर रहा है। तो ये आपका पूरा वायुमंडल है। अब बेसिकली क्या है कि जो आपका ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल से प्रकाश गुजर रहा है। ये पूरा आपका वायु का मंडल है। नर्मदा कराड़ी, मोस्ट वेलकम डियर, आपका स्वागत है। चलिएगा, ये आपका वायुमंडल है। अब हमने पिछला जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल गैसों के घनत्व से, वायुमंडल भूस्कणों से और वायुमंडल जल वाष्प से, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आपका पूरा वायुमंडल बना है। अब यहां पर आपको पता लगा कि सर वायुमंडल में जलवाष्प भी मिलेंगे आपको देखने के लिए। क्या मिलेंगे? जलवाष्प भी मिलेंगे वायुमंडल में। जलवाष्प के अलावा आपके धूल के कण भी मिलेंगे वायुमंडल में और आपके गैस भी मिलेगी वायुमंडल में। तो ये तीनों चीजें आपके वायुमंडल में होती हैं। धूल के कण भी होते हैं, जलवाष्प भी होते हैं। ये तीनों चीजें होती हैं, जलवाष्प, धूल कण और गैस। गुड इवनिंग सर जी, नमस्कार डियर, नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिएगा, तो यहां पर आपको पता लगा कि सर जलवाष्प, धूलकण और गैस, ये तीनों चीजें आपके वायुमंडल में होती हैं। अब यहां से कोई प्रकाश निकला, सूर्य से निकला, क्योंकि सूर्य की सबसे बाह्य परत को फोटोस्फीयर कहते हैं। अब ये जो प्रकाश आता है इसे क्या बोलते हैं? लघु, ध्यान रखना इस प्रकाश का क्या नाम है? लघु तरंगीय सौर विकिरण। और ये जो तरंगे होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं।
तो सूर्य से पृथ्वी को जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो लघु तरंगीय होता है और इसे लघु तरंगीय सौर विकिरण कहते हैं। लेकिन जब ये प्रकाश आ रहा है तो जलवाष्प से टकरा रहा है, वायुमंडल में धूल के कणों से टकरा रहा है, गैस से टकरा रहा है, क्योंकि गैस की भी तो मात्रा है। मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है, वायुमंडल में ऑर्गन होता है, ये गैसेज मैंने आपको बताई थी। वायुमंडल में ओजोन गैस होती है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2। तो इन गैसों से भी तो आपका जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो यहाँ पर टकराएगा निश्चित तौर पे। यस या नो? सर यस, आपने एकदम राइट बात बोली। तो मार्ग में क्या होता है, ऊष्मा नष्ट होती है। जो लघु तरंगीय सौर विकिरण आ रहा है ये मार्ग में क्या होता है, जो वायुमंडल इसके मार्ग में पड़ता है तो मार्ग में ऊष्मा नष्ट होती है। मार्ग में क्या होगा, मार्ग में ऊष्मा नष्ट होगी। अब सुनिएगा मेरी बात को, इतना आप समझे कि सर मार्ग में ऊष्मा नष्ट होती है, लेकिन नष्ट होने का प्रोसेस क्या क्या है, ये नष्ट कैसे हो रही है। तो यहाँ पर परावर्तन के द्वारा ऊर्जा नष्ट हो रही है, विसरण के द्वारा ऊर्जा नष्ट हो रही है, अवशोषण के द्वारा ऊर्जा नष्ट हो रही है और प्रकीर्ण के द्वारा ऊर्जा नष्ट हो रही है। ये चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें बोली हैं? परावर्तन, विसरण, अवशोषण और प्रकीर्ण। सुनिएगा, अब नष्ट किसके द्वारा हो रही है, तो नष्ट होने के देखो, परावर्तन, विसरण, अवशोषण और प्रकीर्ण। अब ये होता क्या है सर, दिमाग में क्वेश्चन तो बनेंगे ना, स्वाभाविक है और बनना भी जरूरी है। अब यहां होती कैसे है सर परावर्तन? जैसे ही सूर्य से आपकी लघु तरंगीय सौर विकिरण निकला, तरंगों के रूप में जो आपका विकिरण है यानी जो प्रकाश है वो सूर्य से निकला। प्रकाश निकलते ही वायुमंडल, जो आपका वायुमंडल है, उस वायुमंडल में आपके जलवाष्प है, आपके धूल के कण हैं, इन सब से जब टकराता है तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस ये परावर्तित हो जाता है अंतरिक्ष में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 10,000 किलोमीटर तक ही आपका वायुमंडल है, उससे ऊपर तो आपका अंतरिक्ष है। तो यहां पर जैसे ये प्रकाश टकराएगा तो ये परावर्तित हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा। तो आपको समझ आया होगा। दूसरी बात सुनिएगा, दूसरा मैंने यहां पर लिखा है विसरण। जब इन कणों से प्रकाश की तरंगें जब टकराती हैं तो कुछ तो परावर्तित हो जाती हैं और कुछ फैलकर नीचे आती हैं, तो उसे कहते हैं विसरण, यानी विस्तृत होना, किरणों का फैलना। अवशोषण कैसे होता है? अवशोषण ज्यादातर जो होता है वो या तो यहां पर समझने वाली बात है कि सर अवशोषण किस प्रकार से होगा। जैसे कोई प्रकाश की तरंग आ रही है तो यहां पर क्या होगा, ये ऊष्मा को या तो आत्मसात कर लेती हैं, अपने अंदर ले लेती हैं, या फिर क्या करती हैं कि ये ऊष्मा को धारण कर लेती हैं। अब ऐसे कौन कौन से तत्व हैं वायुमंडल में जो ऊष्मा को धारण कर लेते हैं? तो यहां पर समझिएगा, आपके वायुमंडल में गैस मिलती है, आपके वायुमंडल में धुंध मिलती है, आपके वायुमंडल में धुआं मिलता है, आपके वायुमंडल में धूल के कण मिलते हैं, आपके वायुमंडल में जलवाष्प मिलता है। ये सभी क्या करते हैं, जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है इसमें से बहुत मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे थे और आप कुछ मतलब आपके कहीं शादी थी, शादी में आपने क्या है बहुत सारे अच्छी चीज़ें कलेक्ट की और आप जहाँ रह रहे हो, जैसे कहीं पर स्टडी कर रहे हो, वहाँ पर ले आए। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, आपका मित्र मिल गया। अब मित्र ने कहा कि यार आप कहाँ से आए हो? बोले हम तो शादी में से आए हैं। तो उसने कहा कि यार कुछ न कुछ तो खाने के लिए लाए होंगे। तो कुछ न कुछ जो आदि
पूरी आप मिठाई लेकर आए, उनमें से कुछ मात्रा तो उसको देनी पड़ेगी। तो वैसे ही आपके वायुमंडल में होता है। सूर्य से जो प्रकाश निकला वो प्रकाश क्या है, आपके अवशोषित हो जाता है। और अवशोषित कौन कौन करता है, यहाँ पर गैस, जैसे आपकी नाइट्रोजन गैस है, जैसे आपके ऑक्सीजन गैस है, जैसे आपकी ओजोन गैस है। ओजोन गैस आपके पराबैंगनी किरणों का क्या कर रही है, अवशोषण कर रही है। तो इस प्रकार से आपके गैस अवशोषण करती है। धुंध, काफी बार आप देखते हो कि वायुमंडल में आपके पृथ्वी तक नीचे तक आपको धुंध दिखाई देती है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये भी आपके प्रकाश का क्या करती है, अवशोषण करती है। और धुंध के मौसम में तो कभी आपको सूर्य दिखाई ही नहीं देगा, ऐसा भी तो होता है ना। धुआं, धुआं कहाँ से आया, जैसे हम मोटर व्हीकल चला रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं, तो उनसे जो उनकी चिमनियां हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है वो वायुमंडल में जा रहा है, तो उसके कारण भी अवशोषण होता है। धूल के कण, धूल के कण भी, धूल के कण के साथ अगर थोड़ी नमी होगी तो वो क्या करेगी, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेगी। और इसके अलावा जलवाष्प, जलवाष्प भी आपके प्रकाश को अवशोषित करता है। अब प्रकीर्ण क्या होता है, यहां पर याद रखना कि जो सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है, मैं एकदम आपको क्लियर कॉन्सेप्टों में समझा रहा हूं, सबसे सिंपल भाषा में। सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है सर, एकदम सूर्य से, और वो प्रकाश किस रूप में आ रहा है पृथ्वी तक, जिसे बोलते हैं लघु तरंगीय सौर विकिरण। अब लघु तरंगीय सौर विकिरण के माध्यम से ये प्रकाश आ रहा है पृथ्वी तक। तो ये क्या होता है कि वायुमंडल में आपके धूल के कण और जो गैस के अणु हैं, उन अणुओं से जब ये टकराता है, ये तरंगे जब टकराती हैं तो ये विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। जब ये फैलती हैं तो उस फैलने के प्रोसेस को ही प्रकीर्ण कहा जाता है। तो इसके द्वारा भी नष्ट हो रहा है। अब जितना प्रकाश, मान लो सूर्य से तरंगे आ रही हैं, वो तरंगे किसी तत्व से या किसी वस्तु से जब टकराएंगी, यहां पर जब बिखराव होगा उनका, तो बताओ उनका ह्रास होगा कि नहीं होगा। बोले सर एकदम आपने राइट बात बोली है, उनका क्या होगा, ह्रास होगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपके जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है पृथ्वी तक, ये लघु तरंगीय सौर विकिरण के रूप में आ रहा है। लेकिन क्या होता है, जलवाष्प, धूलकण और गैस, इसके माध्यम से मार्ग में ऊष्मा नष्ट होती है प्रकाश की। और नष्ट किस किस रूप में होती है, परावर्तन के रूप में होती है, विसरण के रूप में होती है, अवशोषण के रूप में होती है, प्रकीर्ण के रूप में होती है। तो चलें अब आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, चलिएगा। अब आप लिखिएगा, इसमें नंबर 1 आप नोट करके बहुत सुंदर नोट्स बनाना, इतने सुंदर बनाना कि मुझे बाद में भेजना। ऑनलाइन ही भेज पाओगे जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो देखिएगा, फर्स्ट हम लिख रहे हैं परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इससे प्रकाश क्या होगा, सूर्य से आने वाला प्रकाश मार्ग में क्या होगा, नष्ट होगा। इस परावर्तन को प्रत्यावर्तन एल्बिडो या प्रत्यावर्तन गुणांक कहते हैं। याद रखना, इसके अन्य नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके अन्य नाम क्या हैं। तो इसे कहते हैं प्रत्यावर्तन, इसे कहते हैं एल्बिडो, इसे कहते हैं प्रत्यावर्तन गुणांक। क्या सर इसके अलावा और भी कुछ इसका नाम है? इसे कहते हैं प्रत्यावर्तित ऊर्जा। ऊर्जा कह दो या ऊष्मा कह दो। अब एग्जाम में इसमें से कुछ भी नाम आ सकता है, एग्जामिनर ये भी दे सकता है, प्रत्यावर्तन भी दे सकता है, वहां पर एल्बिडो भी दे सकता है। एल्बिडो क्या है अभी समझाऊंगा आपको। प्रत्यावर्तन गुणांक भी दे सकता है, और प्रत्यावर्तित आपके ऊष्मा भी दे सकता है। वो कुछ भी इसमें से शब्द उठाकर आपको दे सकता है।
अब सर प्रत्यावर्तन क्या पृथ्वी से भी होता है क्या प्रकाश का? जैसे प्रकाश वायुमंडल में तो वायुमंडल से गुजर रहा है, तो वायुमंडल में तो हो ही रहा है, निश्चित तौर पे वायुमंडल में होगा। और वायुमंडल में प्रकाश का परावर्तन कौन करेंगे? आपके धूल के कण और जलवाष्प। धूल के कण, जलवाष्प, ये आपके परावर्तन करते हैं, और बादल भी इसको क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। तो यहां पर लिखिएगा सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में धूलकण, जलवाष्प एवं धूल के कण, जलवाष्प एवं बादल परावर्तन करते हैं। तो यहां पर जैसे ही प्रकाश आपका गुजरेगा तो वहां से वो परावर्तित होकर वापस आपके अंतरिक्ष में चला जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही प्रकाश परावर्तित, कुछ मात्रा में। तो जो परावर्तन होता है वो परावर्तन कुछ मात्रा में जो आपकी ऊष्मा है, जो आपकी सौर विकिरण है, उसको क्या करती है? परावर्तित कर देती है। और वायुमंडल में परावर्तित करने का कार्य कौन करते हैं? धूल के कण, जल के कण और आपके बादल। अब क्या धरातलीय सतह से भी परावर्तन होता है क्या? यस माय डियर, धरातलीय सतह से भी परावर्तन होता है। तो यहां पर लिखिएगा सौर विकिरण, सौर विकिरण का परावर्तन धरातलीय सतह से भी होता है। अब देखो, आपके विभिन्न एग्जामों में, नेट जैसी एग्जामों में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके फैक्ट बेस्ड नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहां पर सौर विकिरण का जो परावर्तन धरातलीय सतह से भी होता है, वायुमंडल से तो हो ही रहा है लेकिन धरातलीय सतह से भी हो रहा है। अब सुनिएगा, धरातलीय सतह से सर सबसे ज्यादा परावर्तन किससे होता है? तो आपके हिम आच्छादित जो सतह होती है उससे सबसे ज्यादा परावर्तन होता है। तो यहां पर अगर परावर्तन की बात करें तो यहां पर हिम आच्छादित सतह जो होती है उससे जैसे ही आपका सौर विकिरण टकराएगा तो वो वापस रिफ्लेक्ट होगा, इसका वापस क्या होगा? परावर्तन होगा। इसके अलावा नगन चट्टानों से, भाई धरातलीय सतह की बात कर रहे हैं तो धरातलीय सतह में जो आपके उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पे बर्फ होती है या ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ होती है। तो वहां पर ध्रुवीय क्षेत्रों में तो बेसिकली क्या है कि तापमान ही बहुत कम प्राप्त हो रहा है, तो वहां पर परावर्तन की बात करेंगे तो बहुत कम होगा। लेकिन आपको पता है कि आपके उच्च पर्वतीय क्षेत्र, जैसे हम हिमालय की बात कर लेते हैं, तो हिमालय से जैसे ही सूर्य का प्रकाश टकराएगा वो वापस परावर्तित होकर वायुमंडल और अंतरिक्ष में चला जाएगा। नगन चट्टानों से जैसे ही आपका प्रकाश टकराएगा तो वो वापस परावर्तित हो जाएगा। जुता हुआ खेत, याद रखना, जुता हुआ खेत। जुते हुए खेत से भी आपके परावर्तन होता है। इसके अलावा सर और से हो रहा है परावर्तन धरातलीय सतह की यदि बात करते हैं तो आपके जो वनस्पतिक आवरण होता है, वनस्पतिक आवरण
इसके अलावा आपके बादलों का जो आवरण होता है, बादल का आवरण आपके वायुमंडल में चला गया, ठीक है ना, और जल की सतह, यहां पर लिखिएगा वानस्पतिक आवरण एवं जल की सतह। तो धरातलीय सतह में ये स्थान होंगे यदि हिमाच्छादित क्षेत्र है कहीं पर, नगन चट्टानें। अब नगन चट्टानों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आपको पता होगा तिब्बत के पठारी क्षेत्र में आपके नगन चट्टानें मिलती हैं। तो जहां पर नगन चट्टानें वहां से परावर्तन बहुत ज्यादा होगा। जुता हुआ खेत होगा तो उससे भी परावर्तन होता है प्रकाश का। वानस्पतिक आवरण होता है, कहीं पर आपके वन हैं तो वहां पर भी आपके परावर्तन होता है। और जल की जो सतह है उससे भी आपके सूर्य का प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। अब ऑल ओवर आपको समझ आया कि सर वायुमंडल में भी सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है, सूर्य का प्रकाश वापस चला जाता है कुछ मात्रा में, ऐसा नहीं पूरा प्रकाश नहीं जाता है, कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में पृथ्वी की सतह पर आता है तो वापस वो टकरा कर किरणें जो आपकी तरंगे हैं वो तरंगे टकरा कर और कुछ मात्रा में वापस चली जाती हैं। तो जिसमें हिम आच्छादित सतह, आपकी नगन चट्टान, जुता हुआ खेत, आपके वनस्पतिक आवरण और जल की सतह। अब समझिएगा ये जो परावर्तित हो रहा है ये प्रकाश, तो इस परावर्तित प्रकाश को एल्बिडो कहा जाता है। अब ऑल ओवर यदि हम बात करें इस पूरे कॉन्सेप्ट की कि सर पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है, औसत एल्बिडो, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और बहुत अच्छे से मैंने आपको यह समझाया था। पिछली क्लास में एक बार मूव कीजिए और फिर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट बताया था कि 100% आपका सौर विकिरण सूर्य से उत्सर्जित हो रहा है। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो ये जो उत्सर्जित हो रहा है जैसे ही आपके वायुमंडल की ऊपरी परत से टकराता है तो 6% सौर विकिरण परावर्तित हो जाता है, ये अंतरिक्ष में चला जाता है। आगे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि जैसे ही आपके क्लाउड से जब ये टकराता है सूर्य का प्रकाश तो 27% वापस चला जाता है। तो 100% सौर विकिरण सूर्य उत्सर्जित कर रहा है तो 6% ऊपरी परत ने परावर्तित कर दिया। सर जी मैं आपके मार्गदर्शन में तैयारी कर रही हूं, लेकिन घर से तैयारी कर रही हूं तो घर पे ना तो टाइम मिलता है और ना ही माहौल मिलता है, इसलिए लाइव क्लास में नहीं आ पाती हूं। रिकॉर्डेड क्लास देखती हूं और टीचिंग मेथड का कोर्स पूरा कर लिया है और ज्योग्राफी का शुरू किया है। मोस्ट वेलकम डियर, ये हमारी प्रिय स्टूडेंट है नर्मदा। आप पढ़िए और आप मेरे मार्गदर्शन में तैयारी कीजिए। निश्चित तौर पे मैं आपकी आशाएं, जो भी आप आशाएं लेकर हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो, आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म पढ़ाई 360, इसके साथ जुड़ने का अर्थ है आपने जो विश्वास किया है उस विश्वास को हम पूर्णतः बना के रखेंगे और आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ रहेंगे। और फिर सिलेक्शन के बाद तो तुम जानते ही हो, ठीक है, फिर तुम किसी ऑफिस में मिलोगे या किसी कहीं अच्छे कार्यालय में मिलोगे तो फिर मुलाकात आपसे होती रहेगी। चलिएगा, तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से सूर्य का प्रकाश ये बादल परावर्तित कर देते हैं। लेकिन यहाँ याद रखना कि गैस, धूलकण और जलवाष्प यहाँ पर काफी बार क्या है, ये अवशोषण करते हैं, ये अवशोषण कर लेते हैं। यहाँ पर 2% धरातलीय सतह से परावर्तन होता है और बर्फ परावर्तित कर रही है। तो यह हमने पिछली बार आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ऐसे टोटली जो प्रकाश परावर्तित होता है, अगर आप काउंट करोगे 6%, 27% एंड 2% परावर्तित प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो 6
और 27 कितना हो गया, कितना हुआ रे 33, और उसके बाद आपका 2% तो कितना हो गया 35। तो टोटली क्या है, एल्बिडो जो होता है, एल्बिडो में जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो टोटली 35% होता है। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी पर 35% सूर्य तप तो प्राप्ति नहीं हुआ टोटली, क्योंकि वो वापस परावर्तित होके चला गया। तो परावर्तित होके जो प्रकाश चला गया उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो। ये हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था और बहुत बार एग्जामों में आए हुए हैं क्वेश्चन इससे संबंधित। तो इसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। चलिएगा, तो आपको समझ आया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, हमने आपको बताया, अब हम आगे इसमें लिखिएगा पृथ्वी का औसत एल्बिडो 30% होता है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर अभी तो आप 35% बता रहे थे, अब 30% क्यों बता रहे हो, इसका रीजन क्या है। रीजन क्या है कि हमेशा जो एल्बिडो है उसका जो परसेंट, जो मात्रा है उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। काफ़ी बार ये 29% तक हो जाता है और काफ़ी बार ये 35 से भी प्लस हो जाता है। तो एक औसत एल्बिडो लिया जाए तो यहाँ पर 30%। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और अगर ये आपको ऑप्शन नहीं मिले तो फिर आप क्या करोगे, 35%। तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो क्या है, एल्बिडो मैंने बता दिया कि एल्बिडो क्या है, जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचा ही नहीं है, पृथ्वी को प्राप्ति नहीं हुआ, वो डायरेक्टली आपके अंतरिक्ष में चला गया, तो उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। चलिएगा, अगला हम बात कर रहे थे विसरण, प्रकाश का विसरण या विसरित प्रत्यावर्तन। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें लिखिएगा, प्रकाश का विसरण। परावर्तन तो आपने समझ लिया, ये जो विसरण है इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं विसरित प्रत्यावर्तन। एग्जाम में अगर आ जाए इसे क्या कहेंगे, विसरित प्रत्यावर्तन। अब मेरी बात को सुनिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करो, अपने दिमाग और मन और मस्तिष्क में एक एक चीज को उतार लीजिए। ये विसरण कैसे होता है सर, तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, अभी मैं आपको बता रहा था और मैंने बताया भी था कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में प्रकाश आ रहा है। तो यहां पर इस प्रकाश की जो तरंगे हैं, उन तरंगों जैसे बहुत छोटी छोटी तरंगे होती हैं और इनका मापक होता है, वो पर्टिकुलर हम इस क्लास में आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके स्तर का नहीं है। वो नेट में अलग से, जैसे नेट के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अलग से मैं एक कॉन्सेप्ट अलग से करवाऊंगा। तो मेरी बात को सुनना, क्योंकि यहाँ पे कॉमन जो आपके जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि धूल के कण और जल के कणों का जो व्यास होता है, डायोमीटर, जैसे मान लो व्यास किसे कहेंगे, जैसे आपके जल के कण का व्यास ये है। अब यहां से रे आ रही है, रेज, रेज समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये तरंग आ रही है ऐसे। तो ये जो व्यास है, व्यास का अर्थ है इसकी मोटाई, तो धूल के कण और जल के कणों का जो व्यास है वो तरंग से बड़ा होना चाहिए, तब तो विसरण हो सकता है, और अगर तरंग से बड़ा नहीं है तो तब विसरण नहीं होगा।
अच्छा माय डियर, पिंकी योगी लिख रही हैं कि सर मैंने कोर्स खरीदा है और उसमें लाइव क्लास। ओके माय डियर, ओके, चलिएगा देखते हैं। मैं इसके बारे में आपको बहुत सारा कंटेंट तो प्रोवाइड हो गया होगा शायद, आज दिखवाते हैं पिंकी, चलिएगा। अब देखिएगा, यहां पर ये तरंग है, इस तरंग से बड़ा होना चाहिए इस कण का व्यास, तब तो आपके विसरण होगा। तो यहां पर एक बात याद रखना कि धूल के कण और जल के कणों का व्यास बड़ा होता है तरंग के तरंग दैर्घ्य से। तो यहां पर लिखिएगा धूल के कण एवं जल के कणों का व्यास सौर विकिरण की तरंगों से बड़ा होता है, जिससे प्रकाश टकराकर विसरित हो जाता है। अब बेसिकली क्या है कि विसरित में क्या होता है कि कुछ मात्रा में प्रकाश वापस चला जाएगा और कुछ मात्रा में प्रकाश आपके पृथ्वी पर आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रकाश, क्योंकि जैसे ही टकराएगा तो टकरा के कुछ मात्रा में ऊपर चला जाएगा और कुछ मात्रा में फैलकर आपके नीचे आ जाएगा। अब इसका सर परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का विसरण होगा तो इस वायुमंडल में क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो प्रकाश का विसरण ही है जो चंद्रमा के अंधेरे भाग को दिखाता है। समझना, इसका अगर एग्जाम्पल देखोगे कि सर वायुमंडल में हमें इसका बेहतर एग्जाम्पल क्या मिलेगा, तो प्रकाश का विसरण ही है जो आपको चंद्रमा के अंधेरे भाग को दिखाता है। तो यहां पर लिखिएगा चंद्रमा के अंधेरे भाग को विसरण के कारण देख पाते हैं। तो विसरण ही है, इसके कारण आप इस भाग को देख पाते हो। सर और वायुमंडल में विसरण से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपकी अंधेरी जो रात होती है उसमें मनुष्य अपनी आंखों से जो देख पाता है जितना, वो विसरण के कारण देख पाता है। तो यहां पर लिखिएगा अंधेरी रातों में मनुष्य का देखना विसरण के कारण संभव है। जो प्रकाश विसरित हुआ है उसी प्रकाश के कारण आपको दिखाई देता है, विसरण के कारण ही ये संभव हो पाया है। इसके अलावा काफी बार जब कोहरे या पतले जो बादल होते हैं तो उनमें सूर्य सफेद दिखाई पड़ता है, तो वो भी विसरण के कारण ही होता है। जिसमें आपके पतले बादल होते हैं और आपके कोहरे से युक्त आपका वायुमंडल होता है। कोहरे एवं पतले बादलों में
सूर्य सफेद दिखाई पड़ता है। जो सूर्य का कलर है वो सफेद दिखाई देता है, और सफेद इसके कारण ही दिखाई देता है, विसरण के कारण ही आपका सूर्य सफेद दिखाई देता है, याद रखना। अब जो विसरण है इसे आकाश का विसरित नीला प्रकाश या विसरित दिवा प्रकाश भी कहते हैं। तो याद रखना, विसरण के जो अन्य नाम हैं इसके अलावा और अगर आपसे पूछे जाएं तो यहां पर अन्य नामों में याद रखना कि इसे आकाश का विसरित नीला प्रकाश या आपके विसरित दिवा प्रकाश कहते हैं। आकाश का विसरित नीला प्रकाश या इसे दिवा प्रकाश कहते हैं, जिसके कारण आप रात को देख पाते हो। तो ये आपका विसरण है। इससे संबंधित यदि कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो यहीं से आएगा आपके। बहुत सुंदर नोट्स बनाने हैं, एक एक चीज को समझना है। ज्योग्राफी संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं किसी भी स्तर की हैं उनको सॉल्व करेंगे आपके अपने सर MK सर। ठीक है माय डियर। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अवशोषण है। एक एक चीज को आपको खोल के बता रहा हूं जिससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हो। मेरा एक ही लक्ष्य होता है मेरे अपने विद्यार्थियों के लिए, वो ये है कि एक एक कॉन्सेप्ट विद्यार्थी समझ लें तो उसके बाद इनके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अवशोषण बेसिकली है क्या, अभी हम समझ भी रहे थे। इसमें क्या होता है कि कुछ मात्रा में ऊष्मा को वस्तु या तत्व आत्मसात या धारण कर लेते हैं। तो कुछ मात्रा में जो ऊष्मा है, सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है, ऊर्जा आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो वायुमंडल से जब गुजरती है तो वायुमंडल, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में कि जब आपकी एनर्जी आपके वायुमंडल से गुजरेगी तो कहानी क्या होगी कि यहां पर कुछ मात्रा में वस्तु या तत्व का काम कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, गैस है आपके, धुंध है, धुआं है, इसके अलावा धूलकण है, जलवाष्प है, ये क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो इस धारण करने के प्रोसेस को ही अवशोषण कहते हैं। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट भी आता है कि जब सर जो सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है पृथ्वी पर, इस प्रकाश की कहानी दो कॉन्सेप्टों से इंटरकनेक्ट है। वो समझिएगा कैसे है। यहां पर अवशोषण की बात करते हैं। अवशोषण में क्या होता है डियर, ये आपका सूर्य है और ये आपकी पृथ्वी है। हम एक छोटा चित्र बना रहे हैं। ये आपका सन है, ये आपकी अर्थ है। अब यहां पर याद रखना कि जो सूर्य है, इस सूर्य से जो प्रकाश प्राप्त हुआ है पृथ्वी को, वो सौर विकिरण के रूप में प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसको एक बार में समझ लीजिए। तो ये आपका सौर विकिरण के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसे सोलर रेडिएशन कहते हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये जो आपका सौर विकिरण है ये आपका लघु तरंगीय है। तो मतलब यह है कि सूर्य से पृथ्वी को जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है वो लघु तरंगों के रूप में हो रहा है। और सौर विकिरण,
इससे पृथ्वी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। इसको क्या हो रहा है, ऊष्मा प्राप्त हो रहा है। अब पृथ्वी गर्म हो गई या पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त हो गया, तो ये थोड़ी ना कि जितनी मात्रा में पृथ्वी ने सूर्य से ऊष्मा प्राप्त की है उतनी की उतनी मात्रा पृथ्वी ने अपने पास रख ली, ऐसा नहीं है। पृथ्वी क्या करती है कि ऊष्मा को प्राप्त करने के बाद जैसे इसको ऊष्मा मिली तो ये विकिरण के रूप में वापस भेज देती है। तो यहां पर ऊष्मा का क्या होता है, विकिरण होता है। जैसे ही आप किसी चीज को गर्म करना, और गर्म जैसे आप केटली को गर्म करना, केटली को बहुत ज्यादा गर्म कर देना और उसके पास उसको पकड़ के उठाना नहीं है, उसके पास आप हाथ को ले जाना, तो वहां पर आपको गर्म महसूस होगा। गर्म महसूस क्यों होता है, क्योंकि केटली क्या करती है, ऊष्मा को ग्रहण करने के बाद उसको वापस विकिरण करती है, उसको वापस भेजती है। तो वैसे ही पृथ्वी काम कर रही है केटली की तरह। तो जैसे ही ये गर्म हुई तो इसने विकिरण के रूप में वापस भेजा। इस वापस भेजने के प्रोसेस को, ऊष्मा को जो वापस भेजा जाता है वायुमंडल में, इस वायुमंडल में भेजने के प्रोसेस को हम पार्थिक विकिरण कहते हैं। अब ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। पार्थिक विकिरण, ये पृथ्वी ऊष्मा को जो भेजती है ये दीर्घ तरंगों के रूप में भेजती है। समझे आप मेरी बात को, कि पृथ्वी, सूर्य ने पृथ्वी को ऊष्मा दी और पृथ्वी वापस इस ऊष्मा को भेज रहा है पार्थिक विकिरण के रूप में। यह दीर्घ तरंगीय विकिरण होता है। अब मुझे बताइएगा कि जब ऊष्मा आ रही थी तो उस समय भी यहां पर अवशोषण हो रहा था, और अवशोषण कौन कर रहे थे, आपके धूल के कण, आपके जल के कण, आपकी गैस। लेकिन जब पृथ्वी ने वापस ऊष्मा भेजा तब भी अवशोषण हो रहा था। अब इस समय जो अवशोषण है वो अवशोषण कौन करेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और एग्जाम में ये बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि यहां पर अवशोषण कौन करता है। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। अब सुनिएगा, यहां पर जो दीर्घ तरंगों का जो अवशोषण है वो अवशोषण आपका जलवाष्प करता है। वो अवशोषण आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 करती है। अब इन्होंने ऊष्मा को स्टोर करके रख लिया तो ये वापस ऊष्मा को भी तो भेजते हैं पृथ्वी को, और इसी से पृथ्वी गर्म रहती है। अगर मान लो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में जो वापस ऊर्जा जा रही है दीर्घ तरंगों के रूप में, पार्थिक विकिरण के रूप में वायुमंडल में, इसको अगर ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर लें तो ज्यादा मात्रा में पृथ्वी को भेजेंगे, और जब ज्यादा मात्रा में पृथ्वी को भेजेंगे तो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर बढ़ेगा। एवरेज टेम्परेचर रहता है 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का। अब औसत टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृथ्वी पर समस्या होगी, जिसे बोलते हो आप वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हो, वैश्विक तापन। ये इसी के कारण होता है आपका वैश्विक तापन। तो यहां पर ये अवशोषण ये करता है। इधर का जो सौर विकिरण आ रहा है इसका अवशोषण कौन करेगा, तो यहां पर सुनिएगा, यहां पर जो अवशोषण होता है वो आपके धुंध के द्वारा अवशोषण किया जाता है, धुआं के द्वारा अवशोषण किया जाता है,
धूल कण के माध्यम से अवशोषण किया जाता है, जल वाष्प के द्वारा अवशोषण किया जाता है और गैस के द्वारा अवशोषण किया जाता है। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि सर जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है पृथ्वी को जो प्राप्त हो रहा है, तो इसमें चलो हमने मान लिया धुंध के द्वारा अवशोषण हो रहा है, धुएं के द्वारा अवशोषण हो रहा है, धूल के कण के द्वारा अवशोषण हो रहा है, जलवाष्प के द्वारा अवशोषण हो रहा है। लेकिन गैसों में कौन अवशोषण करता है? महत्वपूर्ण बात यह है। अच्छा सर जी, अच्छी किताबें और आप जैसे अच्छे गुरु जल्दी समझ में नहीं आते, क्योंकि पहले ही समझ आ जाता तो आधे सब्जेक्ट का कोर्स पूरा कर लेते। क्या बात है, मोस्ट वेलकम डियर। अब सुनिएगा, यहां पर क्या होता है, ये अवशोषण गैसों के द्वारा। अब गैस कौन कौन सी अवशोषण कर रही हैं? तो गैसों में आपने नाम सुना होगा नाइट्रोजन, गैसों में आपने नाम सुना होगा ऑक्सीजन, गैसों में आपने नाम सुना होगा ओजोन, अब सुनिएगा, यहां पर नाइट्रोजन जो वायुमंडल में अवस्थित है वो 78.08% है, और ऑक्सीजन जो आपके वायुमंडल में है वो 20.94% है। तो मतलब वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस हैं, गैस तो आपके बहुत सारी हैं, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है, ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है, और ये वायुमंडल की निचली परत में मिलती हैं। और निचली परत के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, ये आपके क्षोभ मंडल में सबसे ज्यादा मिलती है। और यहां पर जो ओजोन गैस है ये आपके समताप मंडल में, समताप मंडल के अंदर जो मंडल है, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है, जिसका नाम है ओजोन मंडल। समताप मंडल के अंदर आपका एक मंडल है जिसका नाम है ओजोन मंडल, और ओजोन मंडल में ओजोन गैस की मात्रा मिलती है। अब बेसिकली समझिएगा, यहां पर जो लघु तरंगीय सूर्य के द्वारा जो पृथ्वी को भेजा गया सौर विकिरण है, जो ऊष्मा है, उसका अवशोषण गैसें करती हैं। और गैसों में ये तीन गैसों का नाम प्रमुख है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन। और ये क्या करती हैं, ये लघु तरंगीय, ये दोनों गैसें तो क्या करती हैं, लघु तरंगीय विकिरण का अवशोषण करती है। ये दोनों गैसें तो क्या करती हैं, लघु तरंगीय विकिरण का अवशोषण करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओजोन, ओजोन जो गैस है वो पराबैंगनी लघु तरंगीय विकिरण का अवशोषण करती है। तो ओजोन गैस किसका करती है, आपके पराबैंगनी किरणों का। पराबैंगनी किरणें जिन्हें अल्ट्रा वायलेट वेव्स कहते हैं। अब आप ये कह रहे हो, ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमने चलो ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि आपने अवशोषण हमें बता दिया। माय डियर, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है,
कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्ट कैसे किया जाए कि लघु तरंगीय विकिरण का अवशोषण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कर रही हैं, और पराबैंगनी जो किरणें हैं वो भी लघु तरंगीय हैं। ये भी क्या है? ये भी लघु तरंगीय हैं, ये भी आपके लघु तरंगीय हैं। अब समझिएगा, यहां पर ये जो लघु तरंगीय पराबैंगनी किरणें हैं, ये बहुत, इनका जो रेज हैं ये बहुत बारीक है, इनका तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है। और जो लघु तरंगीय विकिरण है जो सूर्य से निकल रहा है, उसका तरंग दैर्घ्य पराबैंगनी जो तरंगे हैं उनसे ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इनको फिल्टर करने का काम, अब जैसे आपने वाटर लिया और आपने शहद लिया, तो वाटर बहुत आपका पतला होता है, लिक्विड होता है, और जो आपका शहद होता है वो आपका थोड़ा थिक होता है। तो उसी छलनी में आप वाटर को छान रहे हो और उसी छलनी में आप शहद को छान रहे हो, तो शहद तो नहीं छनेगा ना। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये जो लघु तरंगीय हैं, इनका तो अवशोषण आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कर लेता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो आपकी पराबैंगनी लघु तरंगीय जो विकिरण है, तरंगे हैं, इनका अवशोषण एकमात्र ओजोन गैस करती है। इसीलिए ओजोन गैस में जब छिद्र हो गया था, तो छिद्र होने के बाद मॉन्ट्रियल वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में, एंड मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ था आपके प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसमें प्रतिबद्धता थी देशों के ऊपर 1987 में, जिसे लागू किया गया था 1989 में। तो ये इसी पर संबंधित था, क्योंकि ओजोन जो मंडल है इसमें ओजोन गैस में कमी हो रही थी, तो ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, जिसे अल्ट्रावायलेट वेव्स कहते हैं। मेरी बात आप समझ गए? तो यहां पर आपको पता लगा कि सर गैसों में इनका नाम आएगा और ये अवशोषण करती है लघु तरंगीय। अब इधर बात करते हैं, यहां पर जो पार्थिक विकिरण है ये आपका दीर्घ तरंगीय विकिरण है। तो यहां पर अवशोषण कौन कर रही है? आपका जलवाष्प, और कौन कर रहा है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषण कर रहा है। अब ये जो दीर्घ तरंगीय जो विकिरण है, इसका अवशोषण जलवाष्प और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड करता है। मेरी बात समझ गए? अब यहां पर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो ये आपका अवशोषण का पूरा रेशो मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से आपके अवशोषण हो रहा है। पृथ्वी वायुमंडल से जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, वापस जो आपका पृथ्वी वायुमंडल को जो प्रकाश भेज रही है। अब यहां पर जो ये अवशोषण करता है जलवाष्प और CO2, ये अपने पास इसने ऊर्जा लेकर रख ली, लेकिन ऐसा नहीं कि रखती है, इसी से ही जो आपका क्षोभ मंडल में, क्योंकि इसकी मात्रा कहां पर मिलेगी? क्षोभ मंडल में। तो ये जो आपका क्षोभ मंडल है, सबसे निचली जो लेयर है, देखो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, समझा रखा है, ये देखो ये क्षोभ मंडल है। तो इस लेयर में आपका जलवाष्प और CO2 रहता है, तो ये वापस ऊर्जा को पृथ्वी को देता है, और इसी से ही आपकी पृथ्वी रात के समय गर्म रहती है। अगर ये ऊर्जा को नहीं दे तो पृथ्वी रात के समय गर्म नहीं, एकदम इतनी ठंडी हो जाएगी। अब ऐसा कब होता है कि आपका जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां रात को ठंड लगती है, उसका एक रीजन है, वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट है प्रकीर्ण। कौन सा है? प्रकीर्ण। लिखिएगा, अवशोषण हो गया, अगला लिखिएगा प्रकीर्ण। सर प्रकीर्ण क्या होता है? इससे भी आपका वायुमंडल, जो आपका सूर्य का प्रकाश है,
उस प्रकाश का क्षय होता है। सूर्य जो सौर विकिरण है, सोलर रेडिएशन है, उसका नष्ट होता है वो। अब वो होता कैसे है? यहां पर क्या होगा कि आपके धूल के कण और जो गैस के अणु हैं उनसे प्रकाश टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। तो लिखिएगा, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में धूल के कण एवं गैस के अणुओं से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इससे सौर विकिरण का क्षय होता है। इससे क्या होता है? इससे सौर विकिरण का क्षय होता है। प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। फिर नियमित टाइम है, आपको पता है आपका लाइव बैच चल रहा है, तो जो भी विद्यार्थी हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। आपके मित्रगण साथीगणों को आप सजेस्ट कर सकते हो। फिर मिलते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी, आगे के हम कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। अच्छे से नोट्स बनाना सुंदर से, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, मैं आपसे हमेशा कहूँगा, जितने भी मेरे जिन जिन एग्ज़ामों में जुड़े हुए हैं, नेट में, फर्स्ट ग्रेड में, ग्रेड एग्ज़ाम में, जितने भी विद्यार्थी हैं, जिन जिन पोर्शनों में जुड़े हुए हैं, आप सभी के लिए विशेष सूचना, आप लाइव क्लास में डेली प्रतिदिन आइए, क्योंकि आपके प्रतिदिन लाइव क्लास होगी और एक एक कॉन्सेप्ट को आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है माय डियर? जो भी आपकी समस्या होती है निश्चित तौर पे मेरे तक आप पहुंचाएं, जिससे मुझे पता लगेगा तो मैं आपकी समस्या का निदान करने का एक प्रयास करूंगा। आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।